तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितनी भी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, चाहे आपने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनानी सीखी हो। बहुत से लोगों का ये डाउट था कि हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन इतनी पहले क्यों बता दी गई है, या फिर हमें टाइम निकालना इतनी जल्दी क्यों बता दिया गया है, या फिर मैक्सिमम हाइट निकालनी इतनी जल्दी क्यों बता दी गई है। उन सब का रीज़न था क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी आप लोगों को, वो सारा मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में सम अप करना चाहूँगा। तो अब पहले आप लोगों ने पढ़ लिए हैं तो अभी आप लोग उनसे फेमिलियर हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी वो चीज़ें आएंगी तो आप बड़े आराम से, बड़े स्मूथली उन चीज़ों के थ्रू गुजर जाओगे। आपको वो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जो फोटोनिक्स की ऑफिशियल ऐप है, जो भी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर में इन वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, फोटोनिक्स की ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स की डिटेल्स पूरी देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं और क्या उनमें PDF मटेरियल प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ उसके अंदर में आपको देखेंगे कि जो हमने डेली प्रैक्टिस पेपर भी डाले हुए हैं, उसके साथ में हमने जो कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है वो भी मिलेगा, आपको थ्योरी भी मिलेगी, साथ में साथ आपको PYQs भी वहाँ पर मिलेंगे। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जो भी यहाँ पर लिखूंगा उन सब की PDF फाइल आपको जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो भी ऐप के अंदर में देख रहे हैं तो अपने कंटेंट सेक्शन के अंदर में जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए मैं बात करता हूँ आज प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर। प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि हमने जो एक्सेलेशन पढ़ा था, एक्सेलेशन की आप लोगों के दिमाग के अंदर में एक इमेज डेवलप हो चुकी होगी कि एक्सेलेशन जो है वो मेरे पास में दो तरह का हो सकता है। या तो मेरे पास में हो वेरिएबल, या फिर दूसरा जो टाइप इसका हो सकता है वो होता है भाई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हमें जब भी मैंने बात करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, और जब हम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लेकर चलते हैं तब हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके अंदर में इस एक्सेलेरेशन की क्या ज़रूरत आ गई, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी कि किसी भी एंगल के ऊपर में आपने उसको प्रोजेक्ट किया है तो वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा, और अंडर ग्रेविटी गिरेगा तो उसके लिए हमारे पास में एक्सेलेरेशन जो वो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू हमने दी है g, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना सभी को आइडिया है। अच्छा, मैं अभी इसे थोड़ा हटके पढ़ाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल की ये कहानी तो सबने सुनी है कि हाँ भाई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर काम करता है, लेकिन अब जो कहानी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये ना किसी किताब के अंदर मिलेगी, सिर्फ एक एनालिसिस पावर है जिसके थ्रू हमने इन चीज़ों को आप लोगों के लिए सम अप किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई कांस्टेंट तो हमने कर दिया, तो ये किस तरह के पाथ बना सकता है, किस तरह के पाथ ये बना सकता है, इसका आंसर है आप लोगों के पास में। चलो, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर केवल और केवल दो तरह के पाथ बनते हैं। दो तरह के पाथ बनते हैं जो आप लोग देखते हैं ना कि ये प्रोजेक्टाइल दिया और ये ऐसे आ गया। इसका रीज़न क्या है? जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बात करी थी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करता हूँ तो वो ऐसे क्यों नहीं आता, यानी बिल्डिंग के अंदर ही क्यों नहीं घुस जाता, वो एक्चुअल में जाता कैसे, ऐसे गिरता है धरती के ऊपर में। तो ये हमारे पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा तो ये पॉइंट नोट कर लेना, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, कि जो पाथ बनाएगी बॉडी वो दो तरह का बनाएगी। एक मेरे पास में स्ट्रेट लाइन बनाएगी, या फिर वो क्या बना सकती है, वो बना सकती है पैराबोला पाथ, पैराबोलिक या फिर पैराबोला, वो अपना रास्ता बनाएगी, यानी किस तरह का उसका पाथ रहेगा मूवमेंट करने का। अब बात करें कि कब मेरे पास में स्ट्रेट लाइन बनेगा और कब मेरे पास में पैराबोला बनेगा, तो इन सब चीज़ों के आंसर भी आप लोग को वहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन केवल और केवल ऑब्जेक्ट तब बनाएगी जब उसके पास में या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, मतलब आप लोगों ने यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो वो फॉल कर रही है, तो नीचे की तरफ में मेरे पास में जी जो है वो कांस्टेंट लग रहा है, तो आप पत्थर छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, एक सीधे रास्ते के थ्रू आएगा। यानी कि पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि उसका जो स्टेट पाथ है, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास में जीरो। या फिर दूसरा ये केस हो सकता है कि जो मेरे पास में u, यानी कि आपने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो, और जो एक्सेलेरेशन उसके ऊपर में लग रहा है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर में हो। मान लो जैसे आप लोगों ने यहाँ से ऊपर से बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका है, तो यहाँ से फेंकने के बाद में नीचे की साइड में आपने मान लिया कि जी लग रहा है, तो u भी इसी साइड में है और g भी मेरे पास में नीचे की साइड में लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल हो मेरे पास में एक्सेलेरेशन या फिर जी के, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तब भी वो कैसा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ बनाएगा। ठीक भाई। अब दूसरा तीसरा जो हो सकता है वो ये भी तो हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की साइड में फेंकूं और इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ लग रहा हूँ, नीचे की साइड में लग रहा हूँ, तब भी तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, स्ट्रेट में जा रही है, ऊपर ही जा रही है। यानी कि आपने ऊपर की तरफ में कोई भी चीज़ उछाली, कोई भी बॉल उछाली है, तो आप देखते हैं कि बॉल ऊपर की साइड में जा रही है, एक सीधा पाथ लेके जा रही है।
वो थोड़ा वो चेंज है कि वो थोड़ा अपना डायरेक्शन को चेंज करेगी, तब उसके पास में आपके थोड़ी साइड में आके गिर सकती है। लेकिन अगर ऊपर की साइड में जा रही है तो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को वो फॉलो करते हुए जाएगी। यानी कि 3 केस मेरे पास में बन सकते हैं कि यू एंटी पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए भाई हमारे पास में जी के। तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर बनाएगी। तो 3 केसेस होते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगी। पहला केस है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। मान लो आप एक ओरिजिन पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आपने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, तो आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ की तरफ में जाएंगे। यानी कि आपके पास में अगर एक्सेलेरेशन आएगा तो आप सीधे पाथ की तरफ में मूव करेंगे। एक्सेलेरेशन आने का मतलब है कि आपके ऊपर में फोर्स लगेगी, जिसको हम एनएलएम के अंदर में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे पैराबोला कब बनेगा। अब ये जो कंडीशन थी, इसके अलावा कोई भी केस आएगा आपके पास में तो हमेशा पाथ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब क्या केस हो सकते हैं भाई, जीरो आपने ले लिया, जी मेरे पास में एंगल जो था वो जीरो ले लिया, 180 भी ले लिया। अब एंटी पैराबोलिक कब बनेगा, अगर अदर देन जीरो और 180 मेरे पास में कोई भी पाथ आता है, किसके बीच में, यू एंड ए के बीच में। ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, इनके बीच में कोई भी एंगल मिलेगा आपको, कोई भी एंगल मिलेगा, किसके बीच में, 0 से 180 के बीच में, तो हमेशा और हमेशा क्या पाथ बनाएंगे, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएंगे। तो ये 3 केसेस थे मेरे पास में। जब एक्सेलेरेशन अगर मेरे पास में कांस्टेंट है तो केवल और केवल 2 तरह के पाथ बन सकते हैं। पहला होगा मेरे पास में स्ट्रेट लाइन पाथ, दूसरा होगा मेरे पास में पैराबोलिक पाथ। अब आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने दिया ही नहीं है कि ये इस तरह का पाथ क्यों बना रहा है। आ रहा हूँ भाई, वहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो। इससे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट ले लेता हूँ कि आप लोगों के दिमाग के अंदर में ये आना चाहिए कि ठीक है आपने स्ट्रेट लाइन बता दिया, पैराबोला बना दिया, सर्किल क्यों नहीं बना रहा भाई। ये आया नहीं आया किसी के दिमाग के अंदर में, नहीं आया तो थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो भाई, सर्कल क्यों नहीं बना रहा है। सर्कल ना बनाने का रीज़न ये है कि भाई सर्किल के अंदर में आपने वेलोसिटी को तो कांस्टेंट कर दिया है, आपने वेलोसिटी को तो क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन को आप कांस्टेंट कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्शन तो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ गई, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ गई, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर आ गई। तो मेरे को ये बताओ, जो कंडीशंस मैं आप लोगों को बता रहा था, स्ट्रेट लाइन और मेरे पास में जो पैराबोलिक बनेगा, ये किस सिचुएशन के लिए होती है भाई, जब मेरे पास में एक्सेलेरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या इस केस के अंदर में मेरा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, होना तो नहीं चाहिए। अब ध्यान करो, जब मैं एक्सेलेरेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को तो मैं 2 चीज़ बताई थी वहाँ पर एक्सेलेरेशन की, कि एक्सेलेरेशन जो रेडियल होता है वो किसको कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल होता है वो क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि आपने वेलोसिटी जो था यानी उसका मैग्नीट्यूड था वो तो कांस्टेंट बना लिया, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ पर भी 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। क्या आपने इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया, नहीं किया। कभी यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर किसी इस पॉइंट पर यहाँ पर जा रहा होगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर जा रहा होगा, यानी कि जब भी टेंजेंट लगा देते हैं तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन आ जाती है। क्या इसकी डायरेक्शन को आपने कांस्टेंट किया, यानी कि रेडियल वाला जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट नहीं हुआ है। और ये मेरे पास में सिचुएशंस क्या होती हैं, जब आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तब आपकी केवल और केवल 2 बनेंगी, सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट पाथ, या फिर मेरे पास में पैराबोलिक। यहाँ पर मेरा सर्कल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास में इनके अंदर में एक चीज़ वेरिएबल है, और यहाँ पर हमने कही थी कि एक्सेलेरेशन के अंदर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और दूसरा उसके पास में डायरेक्शन भी होती है। तो हमें इस चीज़ को वेरी करवाना है, यानी कि एक्सेलेरेशन को वेरी करवाना है, चाहे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को कांस्टेंट रखूँ, डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, या फिर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाऊँ और डायरेक्शन को मैं क्या करूँ, सेम यानी कि कांस्टेंट रख लूँ, तब भी मेरे पास में एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो सर्किल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन होता है वो क्या आ जाता है, वेरिएबल बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आगे से कि कभी भी जो आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो हमेशा और हमेशा वो किस तरह का पाथ बनाएगा, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा या फिर मेरे पास में पैराबोलिक पाथ बनाएगा। अब इस कंसेप्ट को मैंने जब समझाया था शुरुआत में तब आपको थोड़ा सा ये पजल लग रहा होगा। मैंने कहा ना कि आज की क्लास जो रहेगी ना, पिछले जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, चाहे ट्रेजेक्ट्री के पढ़े हों, चाहे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर पढ़े हों, चाहे मैक्सिमम हाइट को लेकर पढ़े हों, जो टॉपिक्स वहाँ पर पढ़े थे अभी उन चीज़ों से आप फैमिलियर हो चुके हैं। यहाँ पर जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ाऊँगा तो बहुत ईजिली आप उनके थ्रू उनसे गुजर जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में
इस तरह की कैलकुलेशन करिए। आप सीधे उन फॉर्मूलाज को याद करोगे, तुरंत अपनी वैल्यूज़ को रखोगे, आपके आंसर आपके सामने होंगे। इसलिए मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, बड़े सिस्टमेटिक वे के अंदर, मुझे पता है कि आगे कहाँ कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, उनको मैं पहले ही आपको फेमिलियर करवा देता हूँ, ताकि जब फ्यूचर के अंदर में उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना आए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको क्वेश्चन एक मैं करवा के दिखा देता हूँ कि कैसे जो कहानी अभी तक आपको बताई है। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में कि मेरे को u गिवन था, u दैट इज इक्वल टू i प्लस में j, और एक्सेलेरेशन जो गिवन था दैट इज 2i प्लस में 3j। इसके ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन इसके अंदर में गिवन थे कि ये जो मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है और एक उसके पास में एक्सेलेरेशन है, तो पूछा गया था कि बॉडी किस तरह का पाथ कवर करेगी। पहला ऑप्शन था उसके अंदर में स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन था, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका बताओ, मेरा ऑप्शन बताओ भाई। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर में है पैराबोला, और चौथा ऑप्शन था इसके अंदर में इलिप्स। ये 4 ऑप्शन उस पेपर के अंदर में आए हुए थे। तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस तरह का पाथ यहाँ पर बना रही है। देखो इसके अंदर में क्या है मेरे पास में, क्या पहली चीज़ तो ये देखो कि एक्सेलेरेशन मेरे पास में कांस्टेंट है या वेरिएबल है। पाथ पूछा है मैंने कि किस तरह का बनाएगा, तो आपने कहा जी इसके अंदर में एक्सेलेरेशन जो है वो मेरे पास में कांस्टेंट है। कैसे पता लगा भाई? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 तो x में है और 3 y में, यानी कि कहीं ये पॉइंट होगा आपका, तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है इसकी। ठीक, तो एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट आ गया। अब u देखो, u आपके पास में जो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों के बीच में ना तो ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों नहीं है? आप इनके डॉट प्रोडक्ट करके देखो एक बार, a डॉट b करके देखोगे आप लोग, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा मेरे पास में। तो इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है, और ना ही ये एंटी पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। और जब भी मैंने बताया कि पैरेलल नहीं है, u क्या 0 है, पहली कंडीशन देखो आप लोग, मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा कि या तो उसका u 0 हो। इस क्वेश्चन के अंदर में बताओ क्या u 0 है? नहीं है जी। अच्छा, दूसरा मेरे पास में क्या कंडीशन थी कि u और g या फिर एक्सेलेरेशन जो आपके पास में गिवन है वो 0 मेरे पास में पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 हो। a डॉट b प्रोडक्ट करेंगे आप लोग, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसकी आएगी 2 प्लस में 3, इससे करेंगे तो 3 5 आएगी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी मेरे पास में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तीसरा, अगर पैरेलल नहीं है तो एंटी पैरेलल भी इसके अंदर में नहीं आ रहे मेरे पास में। तीनों कंडीशन इसके अंदर में क्या हो गई? एंटी पैरेलल वाले कंडीशन भी आप लोग देख लेंगे। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन बनाने की होती है, स्ट्रेट लाइन क्यों, मतलब मैं क्यों पाथ की तरफ में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट गिवन है, और कांस्टेंट गिवन है तो केवल और केवल 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो वो स्ट्रेट लाइन बनाए या फिर मेरे पास में पैराबोलिक पाथ बनाए। तो स्ट्रेट लाइन की 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई कि या तो u मेरे पास में 0 हो, जो कि 0 नहीं है, या फिर u मेरे पास में पैरेलल टू a हो, वो भी नहीं है। कैसे पता लगा? मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लिया। u अगर ये माइनस आ जाता तो मेरे पास में एंटी पैरेलल होते, जो a डॉट b प्रोडक्ट अगर मेरे पास में 0 के बराबर आ रहा है इसके अंदर में, तो यहाँ पर हमने कहा कि मेरे पास में जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर में क्या हो गया, मेरे पास में इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनाएगी। तीसरा मेरे पास में क्या हो गया, ये पैराबोलिक पाथ बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? क्योंकि ये कंडीशन इसके अंदर में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो नहीं होने के कारण में जो पाथ बनेगा यहाँ पर वो बनेगा पैराबोला। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से करवाता हूँ और खुद आप लोग इसका आंसर देंगे मेरे को कि मान लो आप लोगों ने देखा था, जब आगे पढ़ेंगे हम चार्जेस को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसी चीज़ का वहाँ पर भी मैं फेमिलियर करवा रहा हूँ आप लोगों को जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा, कि मान लो मेरे पास में एक चार्ज है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज ये प्लेट रखी हुई है, ये चार्ज प्लेट है, और मैंने यहाँ कहीं इसके अंदर में चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस पॉइंट पर मैंने चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसके अंदर में मैंने कहा कि जो मेरे पास में फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू QE। ठीक, इस बॉडी का क्या रहेगा, मेरे पास में मास m है अगर, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं MAQE, और मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर में लग रहा है ये भी कांस्टेंट है, Q के ऊपर में चार्ज जो होता है वो भी मेरे पास में कांस्टेंट है, और इसका जो मास आएगा, यानी कि जब इसमें नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे मास भी मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्सेलेरेशन जो है मेरे पास हो गया कांस्टेंट। ठीक भाई, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, तो अब इसके पाथ के ऊपर में कमेंट करना आप लोगों को, तो कैसा पाथ बनेगा। तो भाई कोई एंगल तो इनके अंदर में है नहीं, 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में 0 नहीं है, u और a मेरे पास में पैरेलल नहीं है, u और a मेरे पास में एंटी पैरेलल नहीं है, तो ये कंडीशन स्ट्रेट लाइन की तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, दूसरी पे, कि भाई यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, और एंगल होगा तो किस तरह का पाथ लेगा, ये इस तरह का पैराबोलिक पाथ लेगा। तो आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, जब वहाँ पर कहूँगा मैं ये दोबारा से आपको सिखाऊंगा ये चीज़, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैं कवर करवाता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन की बात करूँ कि आप पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वो इसी डायरेक्शन में क्यों आता है, तो यहाँ से आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना उसका बेसिक शुरू हो जाता है। तो बेसिक के अंदर में आप सबसे पहले देखो इसका कि मैं कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में एक एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलेरेशन है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया है और ये एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा। ठीक, ध्यान रखना कि एक्सेलेरेशन को मैंने अभी माना हुआ है इस डायरेक्शन के अंदर में। अब मैं आप लोगों से एक जानकारी चाह रहा हूँ, ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिस तैयार कर रहा है, अभी बेस तैयार करते हुए चल रहे हैं अभी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको थ्रो किया इस डायरेक्शन के अंदर में, तो मुझे ये बताओ कि इसके पाथ क्या हो सकते हैं। पहला पाथ की बात करूँ मैं तो पहला पाथ कुछ इस तरह का दे दिया मैंने आप लोगों को। ठीक, दूसरा पाथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। ठीक, तीसरा जो पाथ दे रहा हूँ आप लोगों को वो ऐसे दे दिया मैंने, तीसरा पाथ ही हो गया। और जो चौथा पाथ दे रहा हूँ वो मेरे पास में कुछ इस तरह से आ गया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पाथ इसका सही है। ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ नंबर 3 है और ये पाथ नंबर 4 है। ठीक, तो बताओ मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में, आप लोग प्रोजेक्टाइल तो पढ़ के आए हुए हैं ना, तो बताओ इसके अंदर में कौन सा है। थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, आइडिया तो होगा यार, इतना तो बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि आपको आइडिया नहीं है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर आया कि पहला जो है यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये पाथ जो है ये बिल्कुल सही होगा ऑब्जेक्ट का। पढ़ के आए हो ना प्रोजेक्टाइल। अभी दिखाता हूँ असलियत क्या है इसके अंदर में। देखो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना, सभी ने क्यों क्यों बोल दिया मेरे को, इसमें मेरे को ये बोला गया कि भाई एक्सेलेरेशन और मेरे पास में यू जो है इनके बीच में एक एंगल था। ठीक है भाई, मैं मान लिया आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में पैराबोलिक पाथ लेगा वो। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा जो वेलोसिटी होती है ना, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, वेलोसिटी जो होती है ना वो हमेशा और हमेशा जो एक्सेलेरेशन होता है उसकी डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करती है और उसी को अचीव कर कर वो आगे की तरफ में मूव करती है। तो अब बताओ मेरे को पहला सही या दूसरा सही। तीसरे और चौथे तो भाई मेरे जो आउट हो चुके हैं, इनको तो मैं यूज ही नहीं कर रहा इसके अंदर में। थर्ड और फोर्थ तो आपके आउट हो गए, आपके एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने। कन्फ्यूजन थी फर्स्ट और सेकंड के अंदर में। तो ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो वो हमेशा और हमेशा कोशिश करती है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को फॉलो करने की। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट ये आई, अब ये ऐसे आएगी इसके ऊपर में, तो ये तो 90 डिग्री बना गई। जब गिरेगी इसके ऊपर में तो 90 डिग्री बना रही है एक्सेलेरेशन के साथ में। तो इसने कहाँ इसको अचीव किया, नहीं किया ना। तो ये पाथ भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो तीसरा पाथ, ये जो जा रहा है ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी उसी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, ये फॉलो करता हुआ आगे की तरफ में मूव कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर में हम कौन से राइट ऑप्शन करते, ये मेरा राइट ऑप्शन था। तो आपको समझ में आया कि सेकंड ऑप्शन क्यों सही हुआ, क्योंकि हमें बताया है कि जब भी वेलोसिटी यानी कि मोशन, जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को लेकर, यानी कि किसी को इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने दी है और एक थीटा एंगल पर उसको फेंका है, तो हमेशा और हमेशा वो ऑब्जेक्ट या उसकी जो वेलोसिटी है वो कोशिश करती है जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करने की। नहीं आया, कोई इशू नहीं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप सभी ने देखा है कि मेरे पास में इस टावर पर खड़ा होकर मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहां से मैं थ्रो कर रहा हूं और मैंने इस पत्थर को ऐसे फेंका। मेरे पास में एक रास्ता ये है कि ये ऑब्जेक्ट आए और ऐसे गिर जाए, दूसरा रास्ता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से आए और ये ऐसे इस मकान के अंदर में अंदर घुस जाए। कौन सा सही ऑप्शन, पहले वाला या फिर मेरे पास में दूसरे वाला? सभी का आंसर होगा सेकंड वाला। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्यों सेकंड वाला है? रीजन बताता हूं आप लोगों को, जो मैं पिछली क्लास के अंदर में भी यहीं पर छोड़ा था। तो इसलिए है कि आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी इसको u, ठीक है भाई। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर लग रहा है इसके अंदर में, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्सेलेरेशन कहां लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट जा रही होगी तो अर्थ इसको नीचे की तरफ में खींच रही होगी
और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मेरे पास में उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी कहाँ रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, एक्सेलेरेशन की जो जी की होती है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरे पास में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हुआ, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हुआ तो नो डाउट ये पैराबोलिक पाथ तो लेगा, और पैराबोलिक पाथ लेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, जो जी की डायरेक्शन है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब जी की डायरेक्शन बताओ कहाँ पर है, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे आएगी, ये ऑब्जेक्ट जो आ रही है ना आप लोग की, यहाँ से ऐसे आ रही है, और ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर पैरेलल हो गई है, जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन आ रहा है, जो एक्सेलेरेशन नीचे की साइड में लग रहा है उसी की पैरेलल हो गई है। तो ए और जी और मेरे पास में यू या फिर वी किसी भी टाइम के ऊपर में वेलोसिटी लेंगे, ये एक दूसरे की डायरेक्शन को अचीव करेंगे, यानी कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सेलेरेशन जब भी प्रोवाइड किया जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही क्यों बना रही है ऑब्जेक्ट, अब आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अभी भी नहीं आया तो कोई इशू नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं भाई। मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में u है, और यहाँ पर मैंने इसके एक्सेलेरेशन लगा दिया विद थीटा एंगल उनके बीच में बना हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह का पाथ लेगा। लगाओ दिमाग। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार, ए मैंने यहाँ पर दे दिया और यू यहाँ पर दे दिया, तो कैसा पाथ बन सकता है। अपने बेसिक्स पर जाओ। बेसिक क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कोशिश करेगा जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है उसको फॉलो करने की। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ये घूमकर मतलब इस तरह से आएगा ये, और ये ऐसे आया, यानी कि जो वेलोसिटी है इसकी, जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने फेंका, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है कि उसी की डायरेक्शन, यानी कि उसके पैरेलल आने की या फिर उसकी डायरेक्शन में आने की। जब यहाँ से आपने फेंका तब तो ये जी की डायरेक्शन को ले लिया क्योंकि हमें दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अगर हम पैरेलल भी मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन को अज्यूम करता हुआ आ रहा है, यानी उसी को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, नीचे की साइड में इस डायरेक्शन के अंदर में आ जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था इसके अंदर में, एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया था कि भाई ऑब्जेक्ट को आपने इस डायरेक्शन में फेंका है और एक्सेलेरेशन मेरे पास में नीचे की डायरेक्शन में है, तो बताओ कि उसका पाथ कैसा होगा। तो ये पाथ उसका सही था उस ऑप्शन के अंदर में, बाकी सारे उसके अंदर में गलत थे। चलो, ये कहानी समझ आई आपको, तो मेरे को इस चीज़ का आंसर आप लोग दे देना भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज को छोड़ दिया है। एक चार्ज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसका मास है m, जिसका मास है m। तो आपको बताना है कि ये किस तरह का पाथ यहाँ पर फॉलो करेगा। और यहाँ पर मैंने जो फील्ड लगाया है वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है वो बनाया मैंने कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर में है, मास इसका m है, कांस्टेंट चार्ज इसके पास में q है। तो आपको बताना है कि किस तरह का ये पाथ बनाएगा। बता पाएंगे? कोशिश करना, नहीं बता पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसको आपको डिस्कस कर लूँगा। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरुआत करता हूँ मैं। कुछ नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब इसके अंदर में चीज़ें समझते हुए चलना, और जो आपने पीछे पढ़ी है ना उन्हीं की कहानी यहाँ पर बार बार यूज होगी। आज की जो क्लास रहेगी सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव करने की रहेगी। फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन उनसे फेमिलियर करवाना आज मेरा काम है। उन सभी को यहाँ पर मैं सम अप करना चाहूँगा। जब मैं शुरुआत करी थी काइनेमेटिक्स की तो आपको याद होगा उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि काइनेमेटिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, लेकिन इन सबको सम अप करके कैसे यूटिलाइज करना अपने क्वेश्चंस के अंदर में, वो अप्रोच आपके अंदर में डेवलप करना चाहता हूँ मैं। आप सभी को बेसिक सबको बताया कि भाई ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन होता है, ये मास होता है, ये मेरे पास में डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन कैसे अपने क्वेश्चंस के अंदर में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ द राइट थिंग टू अचीव इन दिस लेक्चर। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डेवलप करना चाह रहा हूँ। आज आप लोग सीखेंगे कि मेरे पास में मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में पाथ है, मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो आप खुद बताओ कि अंडर ग्रेविटी गिराने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, तो बताओ मेरे को कि ये किस तरह का पाथ फॉलो करेगी, मतलब किस तरह से ये नीचे आकर गिरेगी। तो बहुत ऑप्शन में दे रहा हूँ, एक मिनट ऑप्शन में दे रहा हूँ आप लोगों को, दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये जाएगी ऐसे और ये चली जाएगी ऐसे। दूसरा पाथ आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये जाएगी ऐसे और ऐसे गिर जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अब कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, उसमें मैंने ऐसे एक लाइन बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, ये मैंने बनाई है आप लोगों को, और मैंने कहा था कि इसके अंदर में ये सही है
क्या आपने ये देखने की कोशिश करी वहां पर कि मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्सेलेरेशन दिया था, एक्सेलेरेशन दिया था ना, और यहां पर मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को, इस पॉइंट पर ये जो है ये एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने दी है, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो अब देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रही होगी तो इस पे एक्सेलेरेशन कहाँ पर लग रहा होगा, एक्सेलेरेशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नीचे की साइड में लग रहा होगा। अब नीचे की साइड में लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट किसके पाथ को फॉलो करना चाहेगी, ये एक्सेलेरेशन के पाथ को फॉलो करना चाहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट आकर कैसे गिरेगी, यहाँ से चलेगी और ये ऐसे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक पैराबोला बनाएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा ये सही से नहीं बना, लेकिन ये बनाएगा क्या, पैराबोला, यानी कि ऐसे घूम के ये नीचे की साइड में आ जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। पिछले जो न्यूमेरिकल मैंने उसके अंदर में करवाए थे, मैंने उसमें हॉरिजॉन्टल आपको एक्सेलेरेशन दिया था, और वहां पर सिर्फ इसलिए समझाने के लिए मैंने दिया था कि आपको ये पता लगे कि एक्सेलेरेशन के पाथ को फॉलो करवाना है अपने को। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल को आप किसी एंगल के ऊपर में थ्रो करते हैं, यानी कि यू और ए के बीच में कोई एंगल होगा तो वहां पर आपका पाथ फॉलो करेगा। यानी कि मैंने यू यहाँ पर ऐसे दिया है तो इस पे जी कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को घूम के कैसे आना चाहिए, इसके पैरेलल आ जाना चाहिए, मतलब इस तरह से नीचे की साइड में ऑब्जेक्ट हमारी घूमेगी। तो घूमने के लिए इसने कैसा पाथ लिया, पैराबोलिक पाथ लिया। तो पहली चीज तो समझ आई कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका है तो कैसा पाथ फॉलो करेगी, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। ठीक भाई, यहां तक आती समझ में। अब देखो इसमें हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालने का मेरे पास में ये हो गया कि जो हर एक बुक के अंदर में लिखा होता है, मैं उसी को अभी थोड़ा सा किताबी ज्ञान आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई मैंने रॉकेट साइंस आप लोगों को पढ़ा दी है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने थ्रो किया और ये आ गई मेरे पास में यहाँ पर, इतना सभी ने देखा। ठीक, ये एंगल जो मेरे पास में यहाँ पर वेलोसिटी बना रही होगी इस पॉइंट पर, तो ये एंगल मैंने दे दिया है, दिस इज एंगल थीटा। थीटा एंगल पर मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है यू। ध्यान रखना एक चीज का कि यहां से जो भी फेंका जाएगा ना, यानी कि जिस भी ओरिजिन पॉइंट से फेंकोगे आप, उसको हम बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जो भी ओरिजिन आपने लिया है, मान लो आप बिल्डिंग पर खड़े हो या फिर आप धरती पर खड़े हो, जहां से भी आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। और हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इनिशियल वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है कि हमारे हाथों में कितना जोर है। सभी को पता है नीरज चोपड़ा, सभी जानते हैं, जो भाला फेंकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो फेंका है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लेंथ जब फॉलो करवानी हो में तो कितना एंगल बनाना पड़ता है। आप देखो होगा कि वो कितनी जोर से इनिशियली, पहली चीज तो उसके अंदर में आता है हमारा कितना इनिशियली वेलोसिटी के साथ में फॉलो फेंक रहा है वो, और कितने थीटा के साथ में, कितने एंगल के साथ में फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो इन दो चीजों का ही खेल है कि कितने एंगल पर आप उसको थ्रो करते हैं और कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, कितना आपके हाथों के अंदर में जोर है या जो भी आप चीज फेंकना चाह रहे हैं। तो दो चीजों के ऊपर में मेरा पूरा प्रोजेक्टाइल यहाँ पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी इन द सेंस पता सभी को है, बार बार बता भी चुका हूं मैं इसको, कि अगर मेरे पास में कोई भी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, अगर ये कोई भी एंगल बना रहा है मेरे पास में हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस वेक्टर का मुझे हमेशा दो कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व करना चाहिए। अगर वो एंगल बना रहा है मेरे पास में हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर में इसको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे इसको? एक तो मेरे पास में ये एंगल हो गया, परपेंडिकुलर ढूंढो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक मेरे पास में ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मुझे इनका रिजोल्यूशन आना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर में कितनी इसकी छाया पड़ेगी, या फिर मैं बोलूँ कि इसका कितना कंपोनेंट नीचे की साइड में आएगा। तो जहां पर थीटा होता है, जिसके साथ में जिस एंगल के साथ जो कंपोनेंट है वेक्टर का कंपोनेंट जिसमें थीटा जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा कोस थीटा में टूटता है। यानी कि इसका यहाँ पर कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा, यानी कि इतनी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ऊपर में जाऊँ इसके ऊपर में, तो ये जो जिसके पास में थीटा नहीं होता है वो मेरे पास में आता है साइन थीटा। ये रटने की चीज़ नहीं है, पूरा इसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बार बार जरूरत पड़ेगी हमारी पूरी फिजिक्स के अंदर में, या फिर हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली इसकी। तो मैंने इसको बना दिया है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे थीटा के साथ में। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा जी ये तो अगर ऐसा हो तो थीटा यहाँ पर हो, तो भाई कोई रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर में? बेसिक बताया ना कि जिसके साथ में थीटा है उसको क्या कर दो, ए साइन थीटा कर दो, तो ये कंपोनेंट में ए कोस थीटा कर दो, ये कोस थीटा हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी ना पढ़ा दी, चलो कोई इशू नहीं।
अब देखो इसके अंदर में कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी, आप यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ क्योंकि वो थीटा एंगल बना रही है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ u cos थीटा, और बेटर वे टू रिप्रेजेंट इट बाई ux। अगर ux से चलेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, तो कोशिश करना इनको ux से रिप्रेजेंट कर लो, यानी कि x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है। ओके, और ऊपर की साइड में यहाँ पर जो जा रहा है इसको आप लिखेंगे u sin थीटा, एंड बेटर टू रिप्रेजेंट इट बाई uy। क्यों बता रहा हूँ uy और ux से रिप्रेजेंट करना, आपको जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आता चला जाएगा। ठीक, अब ये एक टाइम पर मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, तो ये हाइट जो होती है, इस हाइट को मैं बोल सकता हूँ एच मैक्स। ये शायद मैं प्रोजेक्टाइल अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी जब कर रहे थे तब भी मैंने चीज़ें बताई थी, और आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला भी मैंने याद करवाया था, देखना उसको यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पर चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी जब वो चीज़ें आप सम अप करना चाहोगे उनके साथ में। तो ये हो गया मेरे पास में एच मैक्स। अब ये ऑब्जेक्ट जहाँ से चली है, मतलब ये इसका ओरिजिन था ना, ओरिजिन था, और ये दोबारा धरती के ऊपर में जिस पॉइंट पर आकर गिर गई है, यहाँ पर आकर गिरी है। क्यों गिरी? क्योंकि इसको मोशन अंडर ग्रेविटी गिरना था, और मोशन अंडर ग्रेविटी गिरना था तो यू जो था वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करना था भाई, जो जी की डायरेक्शन थी उसको फॉलो करना था। करवा दिया हमने फॉलो, तो ये ओरिजिन से वापसी ओरिजिन पर लौट कर कितनी दूर के ऊपर में आ रही है, कितनी दूर आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं इसकी रेंज। ये वर्ड याद रखना कि वापस उस पॉइंट से जहां से चली वहीं पर लौटकर ये वापसी आ रही है, ओरिजिन पर आ रही है। वो बात अलग है कि दूरी पर आई है, उस एक्सिस में थोड़ी दूरी पर आई है, इसको हम जानते हैं रेंज के नाम से। ठीक, अब ये जितना टाइम इसने यहां से लेकर और यहां तक आने में लिया है, इस पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आ जाओ अपने पुराने फॉर्मूलाज के ऊपर में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, रेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और एच मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो एच मैक्स से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब शुरुआत करता हूं मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ में। पहली चीज़, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना सकता हूँ? अब इस मोशन के अंदर में ये देखो यार कि कितने तरह के मोशन हो रहे हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर में दो तरह के मोशन हुए। एक तो मोशन हो रहा है इसका हॉरिजॉन्टली, और एक मोशन हो रहा है इसका वर्टिकली। दो तरह के मोशन हुए, तो दो तरह की इक्वेशन इसके अंदर में बन सकती है। यानी कि एक तो मैं ये देखूं कि एक्स में कितना चला, और एक मैं ये देखूं कि वाई के अंदर में कितना चला। पहले इतना चला, फिर ये चला, ये चला, ये चला, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसके क्या आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि वैल्यू क्या होगी, फाइनली जीरो हो जाएगी ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर में जो हम एस डिफाइन करते हैं वो मेरा बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू जो है चेंज हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में दो तरह की चीज़ें मेरे पास में आने वाली है। तो u जो मेरे पास में आया, अगर मैं एक छोटे से इसके अंदर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि दो तरह की वेलोसिटी मेरे पास में कौन कौन सी, एक तो ux है जो कि x डायरेक्शन में, प्लस में uy है जो कि j डायरेक्शन के अंदर में इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और मैं इसके एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो एक्सेलेरेशन मेरे पास में -g, और किस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन के अंदर में है, तो इसका कंपोनेंट आया मेरे पास में j। ये तो वो चीज़ है जो मेरे पास में किसी भी क्वेश्चन के अंदर में गिवन होती है। अच्छा, अब मैं ये देखूं कि x के अंदर में कितनी मूवमेंट है, तो x के अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मेरे पास में कर रहा है ux वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितनी देर तक किया इसने। मैंने कहा कि जब ये यहाँ से शुरू हुआ और वापसी इस पॉइंट पर लौटा है तो कितना टाइम लिया इसने, t, यानी कि जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लिया इसने, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जो मेरे पास में t से, तो यहाँ पर आया आपके पास में uxt आ गया। ठीक भाई, uxt को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं u cos थीटा। x के अंदर में मैं कहानी यहाँ पर भी समझाई थी कि ध्यान रखना ux से रिप्रेजेंट करना मतलब u cos थीटा लिखना। ठीक, और ये जो वेलोसिटी है ये मेरे पास में क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसके अंदर में, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मैं गलत t नहीं लिखा, t को लिख देते हैं। तो इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि ux जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ u cos थीटा से, क्योंकि इसकी x वेलोसिटी x डायरेक्शन के अंदर में, और t उसका टाइम है, तो यहाँ पर मेरे पास में ये आ गया वैल्यू। ठीक भाई, अब दूसरा जो मेरे पास में y के अंदर में है, y के अंदर में कितना मोमेंट आया बॉडी के अंदर में, तो आप देखेंगे कि u y
इंटू में टी, कितनी देर तक रहा वो ऑब्जेक्ट मेरे पास में, टी टाइम तक रहा है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट तक रहा है। तो मैं इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यू वाई टी से, ठीक। और मेरे पास में माइनस ऑफ हाफ, जो मेरे पास में, सॉरी एक मिनट, इसका ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लेता, मैं जर्नल इक्वेशन बना रहा हूँ इसकी ना। जर्नल इक्वेशन बनाने के लिए हम इसके टाइम को थोड़ा सा जो टी में है उसी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप लिखना चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट की निकल के आ जाएगी, वो कंप्लीट में कितना वो वहाँ पर चला है, तो उसके हम जर्नलाइज कर देते हैं इसको, यू एक्स टी कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास में टी कर देता hूँ किसी भी टाइम के ऊपर। मान लो मेरा मन किया मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये कोई भी टाइम टी हो सकता है, ये T1। मेरा मन किया इस पॉइंट पर मैं चेक करना चाहता हूँ T2 पर, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा। तो ये हम इन इक्वेशंस का यूज़ करके निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, उसका यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड का क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर फाइनल वेलोसिटी वो मेरे पास में गिवन नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होती है, तो मुझे इस सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना चाहिए। तो वही यूज़ किया मैंने कि यू वाई, ये आ गया मेरे पास में टी, यहाँ पर मेरे पास में आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये मेरे पास में जी टी स्क्वेयर, क्योंकि ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि जी जो है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है मेरे पास में, तो हम इसका क्या लेंगे, माइनस यहाँ पर यूज़ करते हैं। माइनस जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की साइड में इसको खींच रहा होगा, और वेलोसिटी मेरे पास में कहाँ जा रही होगी, ऊपर की साइड में जा रही होगी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, मैंने एक कहानी आप लोग को सिखाई थी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब भी आप लोग बनाते हैं तो उसके अंदर में आपको रिमूव क्या करना होता है, तो वहां से आपको रिमूव करना होता है अपना टाइम जो होता है, उसको आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो चलो इसके अंदर में करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में आ गई कि जो x था मेरे पास में, आप लिख सकते थे x इज इक्वल टू यू एक्स टी लिखते थे। अभी मैं सीधा x की फॉर्म के अंदर में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं टाइम को यहाँ से लिख सकता हूँ x बाई यू एक्स। वहाँ से हमने सीखा, जो पिछली क्लासेस थी उसके अंदर मैंने वहाँ से सीखा हमने कि भाई हमें टाइम को कैसे रिप्लेस करना है। अब इस t की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में रख दूँ। सेकंड इक्वेशन में t कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है t और एक दूसरा यहाँ पर है, ठीक। इसके अंदर में रखो और रख कर इसको देखो कि y की वैल्यू क्या आएगी, y दैट कैन बी रिटन एज यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स इंटू में x। यहाँ पर मेरे पास में ये आ गया यू वाई, टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, टी की जगह पे हमने रख दिया है x बाई यू एक्स, तो यू एक्स था मैंने इसके नीचे रख दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हाफ जी मेरे पास में कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप लोग के पास में बनकर यहाँ से आ गई है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुआ है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने को दी रखी थी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप चाहे कोई भी वैल्यूज मेरे पास में थे आप इजिली इस फॉर्म में निकाल सकते हैं कि आप पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को देखो, दूसरा मेरे पास में y के कोऑर्डिनेट को देखो, और दोनों का यूज़ करते हुए टाइम को एलिमिनेट कर दो। शायद मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाई थी मैंने जब पुरानी क्लासेस के अंदर में, पिछली जो क्लासेस थी, तो वहाँ पे आपने देखा था कि मैं बार बार टाइम को चेंज करने के लिए बोल रहा था। एक क्वेश्चन भी मेरे पास में आया था, मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था और वो डाउट भी पूछा गया था मेरे से। अब इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट डाउन करो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे भी पूछे आप इजिली कर लोगे इसको। वाई, यू वाई की वैल्यू मेरे पास में क्या है, यू साइन थीटा है जो कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर में है, और ये मेरे पास में आ गया यू कोस थीटा आ गया, ठीक, इनटू में एक्स माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या है, यू कोस थीटा है, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या इसके अंदर में नई चीज़ आ गई भाई, जो आपने पीछे पढ़ी तो वही तो थी ये आ गया मेरे पास में एक्स टेन थीटा आ गया, यू से यू कैंसिल हो गया, और साइन बाई कोस मेरे पास में क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या नई चीज़ आई इसके अंदर में, कुछ भी तो नहीं, पीछे जो चीज़ें पढ़ी वही मेरे पास में आ गई। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम क्या पता लगाएंगे, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट एक्स पर, मान लो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है जिसको मैंने थीटा एंगल से फेंका है, ठीक, तो थीटा मुझे पता लग गया। किसी पॉइंट पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन मेरी कहीं यहाँ पर होगी, ये एक्स डायरेक्शन है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आपको x की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो कोई भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के ऊपर में आप y की वैल्यू यानी कि वर्टिकली कितनी है। अब किसी के दिमाग में आया नहीं जी मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जब यहाँ पर टकराने वाला था इस पॉइंट पर
जब इसकी हाइट कितनी थी। तो निकाल लो भाई, कोई नई चीज़ थोड़ी ना होगी। आपको इनिशियल पता है थीटा, यू आपको पता है, यू यहाँ पर ये जो मेरे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसके अंदर में यू पे डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू मेरे पास में, यानी कि जो मोशन है उस बॉडी का किसी भी पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ मैं, एक्स दूरी पर निकालना चाह रहा हूँ एक्स पे, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट पता होगा कि भाई 5 मीटर 2 मीटर जो भी मेरे पास में वैल्यू गिवन होगी, तो आप रखो वैल्यूज को, आराम से निकल जाएगा इसके अंदर में, कोई नई चीज़ थोड़ी ना आ गई है। तो ये मेरे पास में क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये है कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि एक्स में इतनी है तो वाई में कितनी होगी, वो निकालना मेरे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग रटते थे उनको अभी समझते हैं इस लेक्चर के थ्रू। तो पहली रटने वाली चीज़ क्या भाई, रेंज। रेंज को क्या रटते हैं आप लोग, रेंज, सेकंड टॉपिक रेंज। रेंज को आप लोग रटते हैं कि भाई ये दूरी यहाँ से ऑब्जेक्ट चली और ये यहाँ से वापसी दोबारा इसी पॉइंट पर आ गई है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही आ गई है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या उसके ऊपर में कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है। भाई इसको वर्टिकली कौन चला रहा है, वर्टिकली चलाने वाले के लिए रेस्पॉन्सिबल तो यू साइन थीटा है, और हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यू कोस थीटा है। तो ये तो अपना क्या कर रहा है, पैरेलली चल रहा है ना ग्राउंड के, क्या इसके ऊपर में कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास में क्या है, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि उसको कहां पर लेके जाती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि यू कोस थीटा या फिर आप जर्नल भाषा में बोलो यू एक्स, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक भाई, अब इसके अंदर में देखो आप लोग कि मैं इसके अंदर में जो बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों से टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर बात कर लेता हूँ। चलो पहले रेंज भी आप लोग इसके अंदर में देख सकते हैं। रेंज को आप लोग मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके बाद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, दो चीज़ों को कंबाइन करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी मैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर बात कर लेता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको आप लोग जानते हैं टी नाम से। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो पीछे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा था यहाँ से और ये वापसी अंडर ग्रेविटी गिर रहा था, तो इस टाइम को आप लोगों ने क्या जाना था, टाइम इज इक्वल टू 2u(z). पता था ये चीज़ आप लोगों को, पहले से पता है, इसमें नई चीज़ नहीं डालूंगा मैं। और ये इतना टाइम क्या होता था, इससे हाफ वाला टाइम क्या होता था, u/g, और यहाँ पर टाइम क्या होता था, u/g, और दोनों को जोड़ते थे 2u/g मेरे पास में आता था जब मोशन अंडर ग्रेविटी गिर रही होती थी ऑब्जेक्ट। ठीक भाई, तो अब देखो इस केस के अंदर में कि मेरे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट चली और वापसी इस पॉइंट पर गिरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने उसको कितनी दी थी, जो उसको वर्टिकली लेकर जा रही है वो उसके लिए वेलोसिटी कौन सी रेस्पॉन्सिबल है भाई, उसका यू साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है ना। उसमें हम क्या कर रहे थे, ऊपर सीधा फेंक रहे थे और वो अपने आप घूम के नीचे की साइड में मतलब नीचे ड्रॉप कर रहा था। यहाँ पर मैं एक एंगल के ऊपर में फेंक रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर में मोशन अंडर ग्रेविटी और इसके अंदर में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर हम एक एंगल के ऊपर में ऑब्जेक्ट्स को फेंकते हैं जिसमें हमें वेलोसिटी को रिजोल्व करके उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ता है, और वर्टिकल कंपोनेंट उसको वर्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करवाता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाता है। तो फॉर्मूला मेरे पास में वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2u कौन सा, जो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट करवाने यानी कि उसको वर्टिकली मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, u(y) डिवाइडेड बाई g। रख दो वैल्यूज, 2u(y) की वैल्यू क्या होती है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो क्या आ गया भाई आपके पास में, ये आ गया भाई आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना आसान हुआ ना, क्यों आसान लगा, क्योंकि आपने पहले चीज़ें पढ़ ली थी। अच्छा, अब तीसरी चीज़, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, तो रिलेट करो अपने एक्सेलरेशन, जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था आप लोगों को, देखो कितने सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं। तो मैंने बताया था कि ये एच मैक्स पर जब होगा तो ये एच मैक्स वैल्यू कितनी होती है, तो सभी ने कहा था जी, इसका जोर से बोल के बोला था आंसर कि u² डिवाइडेड बाई 2g, यही होती है। और ये u कौन सी थी, जब मैं इसको u दे रहा था, यानी कि जो वर्टिकल में उसको वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने थोड़ा दूर बना दिया इसको, ये गैप दिखा दिया जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है, ये ऐसे गया और वापसी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। दिखाने के लिए मैंने इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर आपको इतना चौड़ा दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, ये फॉर्मूला सबको याद है,
एच मैक्स फॉर्मूलाज को रिलेट करना सिखा रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एच मैक्स आएगा, ये एच मैक्स आ गया। अपनी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली दी है, डाउनवर्ड दी है या किसी एंगल पर दी है भाई? बिल्कुल सही, यहाँ पर हमने एंगल पर दी है। तो ये जो एच मैक्स है ये कहीं ना कहीं इस वेलोसिटी पर डिपेंड तो करेगा, लेकिन कौन से कंपोनेंट पर? उसके वर्टिकल कंपोनेंट पर। तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास में क्या है? यू वाई है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स है। अब बताओ हाइट पे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्या हमें एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल? यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। रट लो जी फॉर्मूला, कितने रटोगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्या था इसके अंदर में? जो चीज़ें आप लोग आज तक रटते आ रहे थे कि भाई एच मैक्स का पता नहीं, मैं जब देखता था, जब कोचिंग प्रोवाइड करते थे IIT JEE वाले बच्चों को, तो इन फॉर्मूलाज को रट के आते थे वो लोग, और जब क्लास के अंदर में सिखाते थे ना तो उनके चुटकियों में दूर हो जाते थे डाउट्स। अच्छा, इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। तो रटना नहीं है, फिजिक्स जो है ना रटने की नहीं है, समझने की है। एक बार आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर लो, बस बनती चली जाएंगी चीज़ें। अब देखा, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, ट्रेजेक्टरी की मैंने पहले पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दिक्कत ना आए, फेमिलियर हो जाओ। हाइट के बारे में बताया, एच मैक्स के बारे में पहले क्यों बताया? वहाँ पर कोई यूज़ नहीं था उसका, लेकिन यहाँ पर उसका यूज़ आया। आपको रेंज के बारे में बताऊंगा मैं। रेंज थोड़ा सा उसके अंदर में नहीं बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर गई और नीचे के नीचे आ गए मेरे पास में। टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल वैसा का वैसे चला। तो एक्सटेंडेड वर्जन है मेरे पास में मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब आ जाओ अपनी जो कहानी थी, कौन सी? रेंज की। तो रेंज मेरे पास में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये यहाँ पर आ गई, समझो इसको। तो यहाँ पर रेंज जो आ रही है, ये ऑब्जेक्ट चला कहाँ पर? इसको हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसको हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए इसका यू कोस थीटा रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसका यू एक्स रेस्पॉन्सिबल है। और इस पूरी डिस्टेंस को जहाँ से ये चला और ये वापसी इस पॉइंट पर आकर गिर गया, तो ये मैंने बोल दिया इसको रेंज है आर। तो आर को मैं लिख सकता हूँ यू एक्स इंटू में, क्योंकि ये जिस पॉइंट से चला था वापसी उसी पॉइंट पर लौट गया। और हम इस चीज़ को जानते हैं अच्छे से कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चली है और जिस पॉइंट पर वापसी लौट के आ रही है, चाहे नीचे जा रही है, लेकिन मैं उस पॉइंट, उस हाइट तक भी अगर निकालता था तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती थी वो, और ये मेरे पास में जो टाइम हुआ करता था, ये डिपेंड करता था इस वेलोसिटी के ऊपर में, यानी कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में, यानी कि उसी डिस्टेंस पर वापसी, उसी डिस्प्लेसमेंट पर या फिर ओरिजिन पर वापसी, उसी जगह आ जाता है, उसी ओरिजिन पर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ओरिजिन टू ओरिजिन आने में उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी पढ़ के भी आए हैं उसका फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? 2u/z। कौन रेस्पॉन्सिबल उसको ले जाने के लिए? y। तो u/y आपने देखा। तो ये मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितना टाइम ये यहाँ से चला उतना ही टाइम ये हॉरिजॉन्टली भी चला। भाई दोनों कंपोनेंट पैरेलली काम कर रहे हैं उसके पास में, इस पॉइंट पर भी उसके पास में दोनों कंपोनेंट है, वो हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। यहाँ पर भी जाओगे तो भी हॉरिजॉन्टल है और ये मेरे पास में वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर आओगे तो वर्टिकल मेरे पास में नीचे की साइड में हो जाता है और हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि इसको पैरेलली, मैंने कहा ना कि एक्सेलेरेशन की तरफ में आने की कोशिश करती है वेलोसिटी। तो कौन सा कंपोनेंट एक्सेलेरेशन की तरफ में आएगा? जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और अब ये अपना अचीव करने की कोशिश करेगा जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है। और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फाइनली ये आकर इस अर्थ पे टकरा जाएगा। तो कंपोनेंट ये वाला जो है इस पॉइंट पर, ये इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है, और यहाँ पर डाउनवर्ड लेके जाएगा कौन? इसका वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन जैसे ये धरती से टकरा गया तो हॉरिजॉन्टल वाले का बस नहीं चलता है। वो कहता है भाई कि तुम अब धरती पर टिक गए हो, आसमान में बहुत उड़ लिए हो, अब धरती पर टिक गए हो, टिक जाओ आराम से। तो ये यहीं पर बेचारा दम तोड़ देता है। भागा इसके साथ में, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं आगे लेके चलूंगा, आगे लेके चलूंगा, आगे लेके चलूंगा। लेकिन धरती पे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि धरती माता ने उसको अपनी तरफ में खींच लिया, और खींच लिया तो यहाँ पर उसको अपने आप को रोकना पड़ गया। तो जितना टाइम हवा में रहता है उतना ही वर्टिकली चलेगा, जो उतना ही मेरे पास में हॉरिजॉन्टली चलेगा, सेम टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि इसका मन किया यहाँ पर गिरने के बाद में कि चल हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा और लुढ़क ले, नहीं भाई, फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वो आइडियल केस नहीं है हमारे पास में। ठीक है, हम आइडियल केस के थ्रू चलते हैं। तो ये मेरे पास में टी टाइम तक ही चला। तो यू एक्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? यू मेरे पास में यू कोस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आप लोगों ने देखी थी कि कौन रेस्पॉन्सिबल? 2
मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने फॉर्मूला निकाला 2 ui, और ui के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक, अब u स्क्वायर से u स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। फॉर्मूला क्या बना, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपके पास में आ गई इसकी रेंज। तो क्या नई चीज इसमें सिखा दी मैंने आप लोगों को, नई चीज कुछ नहीं थी, सिर्फ चीजों को जोड़ना आप लोगों को सिखाया कि आप लोग जो पीछे पढ़ते आ रहे थे, जो रटते थे, वो अब रटना नहीं है। चाहे कुछ भी दे दे मेरे को, टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, 2u/g होता है। मैक्सिमम हाइट का मुझे बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, u स्क्वायर बाई 2g होता है। अब कौन रेस्पॉन्सिबल है, चाहे मैं x कंपोनेंट ले लूँ, y कंपोनेंट ले लूँ, किसी भी डायरेक्शन के अंदर में दे दूँ। मान लो पहले मेरे पास में कोऑर्डिनेट ये थे कि ये y था, ये x था, किसी का मन किया नहीं भाई कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दो, ये x कर दो और ये नीचे वाला y कर दो, तब क्या करते, तब क्या इन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं। हो सकता है कि x में उसने मान लिया कि वर्टिकल है और y में मान लिया उसने हॉरिजॉन्टल है, तब आपको अपने बेसिक फॉर्मूलाज कि टाइम इक्वल टू 2u/g पर अड़े रहना है और इसमें u स्क्वायर बाई 2g पर अड़े रहना है। फिर हमें देखना है कि वर्टिकल कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल कौन है रिस्पॉन्सिबल, वो सारे टाइप्स इसके अंदर में कवर हो जाते हैं। चलो यहाँ तक कहानी आई आप समझ में कि 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए। टाइम इज इक्वल टू टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया मेरे पास में, एच मैक्स हो गया यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगी। तीसरी चीज़ हमने रेंज पढ़ ली इसके अंदर में। अब क्या बन सकता है, अब इसके अंदर में कितने भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपको u पता है, थीटा पता है, तो कोई भी वैल्यू कुछ भी दे आपको तो आप एच मैक्स भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके साथ में। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर में देखते हैं। क्वेश्चन लिखो भाई, 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रोजेक्टाइल is projected at an angle of 37 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद वेलोसिटी उसमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड दी गई है आप लोगों को। फाइंड टी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली चीज। दूसरी बतानी है आपको एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट, और तीसरा आपको बताना है रेंज। तो करो शुरू, इसको बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 37 डिग्री का एंगल बनाया भाई, आपको ध्यान रखना है इसको, एंगल को 37 डिग्री। चलो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। बन गया भाई क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं बना ना, क्योंकि 37 की वैल्यूज नहीं पता आप लोगों को, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 एंगल्स हैं पूरी फिजिक्स में, इनके साथ में फैमिलियर हो जाओ आज ही। पहली चीज कि अगर मेरे पास में एंगल बना हुआ है 37 डिग्री का, 37 का डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये जो रेशियो आते हैं ना, दो मेरे पास में जो रेशियो आएंगे, ये वैल्यू होगी इसकी 3 और ये वैल्यू होगी इसकी 4। लेकिन अगर मेरे पास में रेशियो, अगर मान लो दूसरा एंगल ये आ जाए कि ये एंगल 53 डिग्री का बना हुआ है, तो ये रेशियो हो जाता है 4 और ये हो जाती है मेरे पास में 3। जो भी वैल्यू होगी उसका ये 3 हो जाएगा और ये मेरे पास में 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप लोग इसके अंदर में ध्यान रखेंगे कि 53 के अंदर में 4 और 3 हो जाता है, और 37 डिग्री के अंदर में ये 3 और 4 यहाँ पर आप लोग के पास में रहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर में अब कैसे सोल्व करेंगे, कब रहती हैं ये, जब आपका ये वैल्यू जो होता है ना, इसके अंदर में ये 5 होता है। अब ये मान लो मेरे पास में 5 है, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसमें कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये एंगल मेरे पास में 90 डिग्री है, यहाँ पर अगर 37 डिग्री 37 है और ये मेरे पास में 53 है, तो अगर ये वैल्यू मेरे पास में 5 की आ रही है, अगर ये वैल्यू मेरे पास में 5 की आ रही है, तो इसके अंदर में जो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो होती हैं, अभी जैसे इसके अंदर में देखा कि ये मेरे पास में क्या हो गया, परपेंडिकुलर है और यहाँ पर आपका बेस है, तो ये पैरेलल मेरे पास में ये आ गया। तो परपेंडिकुलर जो रहता है इसका 3 होता है और बेस जो होता है वो मेरे पास में कितना होगा, ये होगा आपका 4। लेकिन अगर मैं 53 डिग्री की बात करूं, जो यहाँ पर हमने केस लिया इसके अंदर में, यानी कि मैं इस एंगल का यूज़ करते हुए देखूं, तब आप वैल्यू लिखोगे क्या कि बेस में मेरे पास में 4 है और यहाँ पर मेरे पास में जो परपेंडिकुलर है वो इस केस के अंदर में 3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आप लोग के पास में क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा भाई। ठीक, और जब इस केस के अंदर में देखोगे आप 37 वाले केस के अंदर में देखोगे, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 3/4।
4। तो इस तरह से हमें इनकी कैलकुलेशंस को आगे कैरी आउट करना है। दो इन चीज़ों के साथ में, दो ट्रायंगल्स के साथ में आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ जब उसका एंगल 37 डिग्री है और दूसरा अगर मैं 53 डिग्री के साथ में उसको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे उसको, देखो यहाँ पर मैंने कहा कि दो जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ से फेंका गया कितने एंगल पर, 37 डिग्री पे फेंका गया। ये वैल्यू अगर मेरे पास में 5 है, यानी कि यहाँ पर इसने दिया 50 वैल्यू मेरे पास में गिवन है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इसका कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 4/3 आएगा ना, यहाँ पर 3/4 आएगा, ये 3/4 आएगा। तो ये वैल्यू होगी इसकी 40 और यहाँ पर ये वैल्यू होगा इसका 30। तो दो कंपोनेंट आपने तोड़ लिया इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इस केस के अंदर मैं जो 37 को ले रहा हूँ तो उसकी वैल्यू बनती है 3 और जो बेस होता है उसकी वैल्यू बनती है मेरे पास में 4। लेकिन जब आप इसको 53 कर देते आप लोग इस केस के अंदर में, जैसे हमने देखा कि आप इसको ये कर देते कि ये मेरे पास में 53 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये बन जाता 4 और ये वाला जो बनता है ये बनता आपका 3 और ये वैल्यू मेरे पास में 5 होती। तो इन दो ट्रायंगल्स को आपका बार बार यूज़ करेंगे, जैसे जैसे आगे यूज़ होता चला जाएगा मैं और भी अच्छे से इनको कवर अप करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर में टाइम जो है मेरे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू कितनी है भाई, आपके पास में 50 है। साइन 37 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, यानी कि ये वैल्यूज़ आपको पता लग गई है, ये 50 है, ये मेरे पास में 40 है और ये मेरे पास में 30 है। क्या आप इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे और आंसर नहीं निकाल लेंगे। जी की वैल्यू मेरे पास में 10 है। दूसरा मेरे पास में आ गया एच मैक्स आ गया, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है भाई, पी बी पी एच बी ऐसे होते हैं। ये मेरे पास में साइन होता है, ये कोस होता है और ये मेरे पास में 10 होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रखते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास में 30 है, यहाँ पर इसके पैरेलल में देखेंगे। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 50 है, नहीं 3/5 का रेशो आ रहा है, तो 3/5 इसकी वैल्यू आ जाती है और इसके अंदर में रख के आप इसको सोल्व कर लेंगे। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, u²/2g होता है और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, y। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई u sin थीटा स्क्वायर आ गया, दोनों साइड में स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास में 37 डिग्री है। तो डिवाइड बाई 2 इंटू में जी की वैल्यू हम अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 10 रखते हैं, तो 10 यहाँ पे ने रखी। 37 की वैल्यू आपके अभी निकाली, कितनी आएगी, 3/5 आप लोग के पास में आएगी। वैल्यूज़ को रखेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में रेंज की वैल्यू निकालते हैं, तो रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कैसे दिया था, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे, या फिर ये नहीं रख पा रहे हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये वैल्यूज तो निकाल जाएंगी, कोस थीटा इसके 37 की वैल्यू निकाल लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से। वैल्यूज को पुट करेंगे, जी की वैल्यू मेरे पास में 10 है, सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, रेंज निकल जाएगी आप लोगों की। तो आराम से इन क्वेश्चंस को कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी जो कि आपके बेसिक लेवल के एग्जाम्स के अंदर में पूछी जाती हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में किस तरह से लेवल्स पूछे जाएंगे क्वेश्चंस के, उनको मैं कवर अप करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में करेंगे। अभी मैं कुछ और चीज़ आप लोगों को इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में और सिखा देता हूँ। ये तो पिछले न्यूमेरिकल में तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप लोगों को अपने फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करना है, कैसे उनका यूज़ करते हुए चलना है। जब हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर u वेलोसिटी से फेंका है, कितने एंगल के साथ में, थीटा के साथ में, इतनी समझ में आती है कहानी अपने को। एक वर्टिकल एक्सिस होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वर्टिकल में उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली उसके ऊपर में क्या लग रही है, जी लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि इसको नीचे लाने के लिए मूव कर रही है। अच्छा एक चीज़ और समझो यार आप लोग ना, मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को डाउट आ रहा होगा इसके अंदर में, कि मान लो मैं केवल और केवल ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट को यहीं पर फेंकूँ और ऊपर से नीचे ये ऑब्जेक्ट अपना यही रास्ता फॉलो करते हुए ऊपर नीचे आते रहे। हॉरिजॉन्टली मैं उसको फेंकना चाह रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टली मैंने उसको थ्रो किया ऐसे, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ में बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसको एक वेलोसिटी मिल रही है, ये वेलोसिटी मिल रही है। अगर केवल और केवल उसको हॉरिजॉन्टली मिलती तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चलती, जब उसको वर्टिकली एक्सिस में मैंने वेलोसिटी दी है तो वर्टिकल एक्सिस में चल रही है। और अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आता है,
एक प्रोजेक्टाइल मोशन निकल के आता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे की तरफ लाने की कोशिश करता है और वर्टिकल कंपोनेंट उसको अप एंड डाउन ले जाने की कोशिश करता है। तो ये कहानी इन दोनों को जोड़कर आप लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो कि जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर में कि काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ में क्या हो रहा है, जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है यहाँ से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा। तो काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से देख रहे हैं आप तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हुई ना, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। इस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। और फिर तुरंत क्या करेगी, वो चेंज करेगी, रिवर्ट बैक होगी और नीचे की साइड में नेगेटिव वेलोसिटी के साथ में आना शुरू कर देगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो पहले उसने क्या किया, जो पूछा गया था क्वेश्चन, पहले तो वो करी है भाई मेरे पास में डिक्रीज, फर्स्टली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो ये उसका राइट ऑप्शन था, फर्स्टली इंक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो पहला कमेंट अगर आप लोगों से कोई काइनेटिक एनर्जी को लेकर पूछे तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्टली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या गिवन थे, और कांस्टेंट, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज। तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पर 0 होने का मतलब है कि रिवर्ट बैक करेगी, यानी कि रिवर्स बैक करेगी। रिवर्स बैक करने के बाद में नीचे की साइड में आएगी। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड वहाँ पर फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा बात करूँ मैं स्पीड को लेकर, तो स्पीड में भी क्या कमेंट करना चाहेंगे आप लोग। स्पीड के अंदर में यहाँ पर आप देख रहे हैं, अच्छा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब है, जब एच मैक्स था उस टाइम पे क्या है भाई मेरे पास में मिनिमम यानी कि 0। कोई अगर ये भी पूछे कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मिनिमम कब है तो उसकी एच मैक्स के ऊपर में है। तो स्पीड के साथ में करूँ तो स्पीड भी पहले क्या हुई है, डिक्रीज हुई है और फिर 0 हुई है और फाइनली फिर क्या करेगी, ये इंक्रीज हो जाए। और इसी के ऊपर में हमारी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है। अच्छा, अगर मैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, इस पे करो जल्दी से, सोचो। तो पहले मैं इसके एक्स एक्सिस की तरफ में देख लेता हूँ। एक्स एक्सिस में देखना चाह रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट ने कितना चला, ऑब्जेक्ट चल रही है मतलब या इस पॉइंट से चली और इस पॉइंट पर वापसी लौट कर आ रही है। ठीक, तो इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो क्योंकि एक्स एक्सिस में टोटल एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है। टोटल रेंज मेरे पास में कितनी थी और टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया भाई, तो यहाँ पर इसने ट्रेवल किया r और टोटल टाइम कितना लगा इसको, हमने मान लिया कि इसको टाइम लगा t। और इसके अंदर में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में ux इंटू में t, ये फॉर्मूला हमें पता है t। ux मतलब कितनी इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और t मतलब कितना टाइम लिया इसने a पॉइंट से और b तक जाने में। तो ये टाइम मेरे पास में क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये, और नीचे टाइम जो मेरे पास में आया, ये जो टाइम आया ये कौन सा था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम का। तो ये भी तो वही टाइम है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पूरे पाथ को फॉलो करते हुए एक्चुअल टाइम भी उसने ये लिया भाई। ये टाइम तो वो हो गया जो हॉरिजॉन्टली चला, और ये टाइम जो नीचे वाला टोटल टाइम का मतलब होता है कि जो उसने डिस्टेंस के अंदर में लिया। तो दोनों का टाइम तो सेम ही रहा है, यानी सेम ही टाइम पे पहुंच रही है वो। तो ये t से t मेरे पास में क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ux आ गया। अब बताओ मेरे को कि ux अपने आप में क्या है, u cos थीटा है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टली एवरेज वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट इज u cos थीटा। तो एक्स एक्सिस में एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और उसका मैग्नीट्यूड आया u cos थीटा। अगर मैं y एक्सिस में बात करूं यानी कि वर्टिकल एक्सिस में बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम ये निकालना है मेरे को। पहली कहानी तो ये बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी वर्टिकल की बात। तो वर्टिकल ये ओरिजिन से चला, ग्राफ में याद करो थोड़ा सा मैंने जब समझाया था आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया यानी कि ओरिजिन से शुरू करती है, ऊपर जाती है, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं आप लोग, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई। आपको अगर एक लाइन प्लॉट करनी पड़ जाए, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आया, ये पॉइंट यहाँ पर आया, ये पॉइंट यहाँ पर आया। तो आपको इस लाइन के ऊपर में पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट दिखे आप लोगों को 1 2 3। फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, नीचे की साइड में जा रही है, ये पॉइंट वापसी यहाँ पर आया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ मैं। फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आया और फिर ये लौट कर नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जब नीचे पहुंचा है तो ओरिजिन के ऊपर ही पहुंच गया। अब ओरिजिन पर पहुंचा है मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और ये आपका
अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की साइड में गई है, ऊपर गई, यहाँ पर मैक्सिमम पहुँची, और फिर यहाँ पर लौट कर क्या कर रही है, वो यहाँ से लौट कर वापसी ओरिजिन पे आ रही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वापसी उसी पॉइंट पर लौट कर आ गई है। तो अब बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लिया, 0। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में t है, यानी कि 0। कहानी यहाँ से भी समझ में आती है। दूसरी कहानी अगर नहीं आती समझ में, तो ये समझो कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा था, तब उसके पास में वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ थी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, और यहाँ पर जाकर उसका क्या हो गया, v नेगेटिव हो गया, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में हो गया। तो ये जो अपवर्ड थे वो इन डाउनवर्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जितना अपवर्ड जाने में टाइम लेता है उतना ही डाउनवर्ड आने में टाइम ले रहा है, तो जितना टाइम इधर लगा है उतना ही टाइम इधर लगा, यानी कि वेलोसिटी इनकी क्या रही, मेरे पास में सेम रही है। जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो इतनी दूरी के बाद में सेम रहेगी इस पर, जो यहाँ पर वेलोसिटी है यहाँ पर भी वो रहेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर में रहेगी। और हमें ये पता है कि जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से चली और ओरिजिन पर वापसी आ गई है, तो 0 होगी, और टाइम मेरे पास में चाहे कुछ भी रहा हो तो पूरा वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें इसके कंक्लूड कर लेना चाहिए। अच्छा, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब चाहे कुछ भी पूछे, क्या क्या पूछ सकते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। अभी कुछ नहीं बचा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में, जितनी कहानी थी ना, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कहानी हो सकती थी, वो सारी खत्म हो गई। आगे तो बस सिर्फ इसके क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब ये पूछ सकते हैं मान लो आप लोगों से कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ किसी भी टाइम के ऊपर में, यानी कि अभी हम बात करें टाइम को लेकर। तो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मैंने ये भेज दिया, यहाँ पर पहुँच गया, और ये मेरे पास में एक एंगल दे दिया मैंने आपको, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और ये थीटा एंगल दे दिया। तो मैंने पूछा कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम के ऊपर में मुझे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब टाइम, ये टाइम फ्रेम है जब इसके अंदर में, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को इस पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताओ आप। ठीक, कोई इशू नहीं इसके अंदर में। तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर पता है, मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ इसका, आर टी का पोजीशन वेक्टर मेरे लिए क्या रहेगा कि हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा ये, और वर्टिकली कितना चला होगा यहाँ पर। ये जो दूरी है, ये पॉइंट जो है, इनको मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसको एक्स कोऑर्डिनेट तक ले जाने के लिए, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो कोई इशू आएगा इसके अंदर में, नहीं आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक्स और वाई का। तो ये आया मेरे पास में यू एक्स इंटू में टी टाइम तक चला है वो, किस डायरेक्शन में, आई में। फिर मेरे पास में दूसरा जो कोऑर्डिनेट आता है वर्टिकल डायरेक्शन का, तो वर्टिकल निकालने के लिए मुझे पता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्टेटमेंट बहुत बड़ी दे रखी होगी, लेकिन आपको दिमाग के अंदर में ये सोच के चलना है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट मेरे से पूछा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट मेरे से पूछा हुआ है, तो मुझे क्या अप्रोच करनी चाहिए। मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता लग जाए कि ये x में कितना है और y में कितना है, तो आराम से मैं निकाल लूँगा उसकी वैल्यूज़ को, और उसका यूज़ करते हैं, चाहे मेरे से वेलोसिटी पूछे, चाहे एक्सेलेरेशन पूछे, सब निकल जाएगा भाई इससे। क्योंकि पता है कि आर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। कुछ भी तो पूछ सकता है वो मेरे से, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को निकाल लेता हूँ। तो यू एक्स टी इंटू में जो आईटा, यानी जो आई डायरेक्शन के अंदर में मैंने आई यूज़ कर लिया, प्लस में वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, तो यू आई टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन के अंदर में। तो ये आपका आ गया किसी भी पॉइंट के ऊपर में पोजीशन वेक्टर, यानी कि एक्स वाई पॉइंट मैंने दे दिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे से कभी भी वो पूछ सकता है। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ इसके अंदर में यूज़ करना चाहूँ कि मुझे ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर आपने निकाल दिया, और वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मैं, ये पहले क्वेश्चन। दूसरा, अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं डी आर बाई डी टी से डिवाइड बाई डी टी। ये वो अप्रोच है जो आपके न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे, वैल्यूज नहीं होंगी, लेकिन इस तरह के फॉर्मूलाज आप लोगों को कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो यू एक्स बाई टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक टी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये यू एक्स, ये तो पता ही होगा ना यार कि टी है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो खाली 1 आएगा, टी स्क्वायर है तो इसको करूँगा तो 2t आ जाएगा, टी 3 है तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पावर जो है जो उसके ऊपर में लगी हुई है वो आगे आ जाती है, और एक उसमें से माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 आगे आ गया और 1 माइनस हो गया, छोटी चीज़ है लेकिन कुछ लोगों को समझानी भी पड़ती है ये। यू एक्स आईटा सॉरी आई डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, इसको करेंगे आप सोल्व तो यू वाई टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया, माइनस में हाफ इंटू में
जी इंटू में 2t, ये आ गया, और यहाँ पर ये जाएगा मेरे पास में जे डायरेक्शन में। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा यू एक्स आई। याद नहीं करना इस फॉर्मूले को, सिर्फ पूछ सकता है वो इस तरह से भी कि इस पॉइंट पर बताओ क्या उसकी पोजीशन वेक्टर होगी, क्या वेलोसिटी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी वेलोसिटी, और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलेरेशन। पोजीशन वेक्टर नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा या तो वेलोसिटी या फिर एक्सेलेरेशन, क्योंकि उसे पता है कि पोजीशन वेक्टर तो आप इजीली निकाल लोगे, घुमाने के लिए सिर्फ बताओ इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन देखते हैं सभी के जो हवा गुल हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि क्या करना है। एक्सेलेरेशन समझ चुके होंगे आप लोग कि किस रेट से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आया मेरे पास में हाफ जी, सॉरी यहाँ से हाफ से मेरे पास में कैंसिल हो चुका था ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास में जी टी, ये आ गया मेरे पास में आइटा। तो ये आपकी आई वेलोसिटी। ठीक, तीसरा क्या पूछ सकता है इसे, एक्सेलेरेशन पूछ सकता है। तो डी बाई डी टी, ये एक्सेलेरेशन कौन सा होगा जो उसके ऊपर में इफेक्टिव एक्सेलेरेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में देख रहे हैं कि ये वाला कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस में क्योंकि इसके ऊपर में जो एक्सेलेरेशन है वो केवल और केवल वाई डायरेक्शन के अंदर में लग रहा है, तो यू वाई मेरे पास में अगेन 0, माइनस टी मेरे पास में 1 है तो जी, तो आया जी, ये आया मेरे पास में जे डायरेक्शन के अंदर में। तो जे डायरेक्शन का मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर में एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस जी। क्या हम सही है, जो हमने अभी तक पढ़ी थी वो चीज़ें आई हमारे पास में कि मैं अगर इसको एक्सेलेरेट करूँगा, मतलब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे पोजीशन जो वेलोसिटी वो मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे एक्सेलेरेशन मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिला मुझे माइनस जी। तो कुछ भी पूछे आराम से कर लोगे इसको। ठीक, नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है इसके अंदर में, नेक्स्ट आप लोगों से पूछ सकता है कि बताओ स्लोप कितना होगा, स्लोप निकालने के लिए बोल देगा। तो जैसे ये मेरे पास में कोई भी पॉइंट आप लोग ले लो, इसका यहाँ पर कंसीडर कर लो। तो स्लोप निकालने का मतलब है कि मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली है, और ये मेरे पास में इस पॉइंट पर इसका यू एक्स कंपोनेंट होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, और यू वाई वेलोसिटी होगी इसकी इस डायरेक्शन के अंदर में। ठीक, अब यहाँ पर स्लोप जो निकलता है, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में कि इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल देखो ये होता है ना स्लोप निकालने का फॉर्मूला कि अगर आपके पास में कोई भी एंगल बना हुआ है ये, तो परपेंडिकुलर और बेस आप लोग निकाल देते हैं तो आपके पास में उसका स्लोप आ जाता है, यानी कि ये कितना ढलान है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में मैं वही कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का बना लूँ, मैं इसको एक ट्रायंगल बना लूँ, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो है इसका स्लोप हो गया। मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप टेंजेंट थीटा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये थीटा मैंने यहाँ पर अज्यूम किया, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके लिए मुझे ये पॉइंट पर वेलोसिटी पता होना चाहिए। अब ये वेलोसिटी यू जो हमने दी थी, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा जो थी वर्टिकल के अंदर में, वही है या कुछ चेंज होगी इसकी। भाई ये तो इनिशियली थी उसकी, जब ये टाइम के साथ में जा रहा होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचा होगा, यहाँ इस ऑब्जेक्ट ने पहुंचा होगा, तो कोई ना कोई तो टाइम लिया होगा। तो हम पहली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस में AT। यू हमें पता है, इसके ऊपर में a जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड में, तो u माइनस जी टी मेरे पास में आ गया। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में वेलोसिटी जो है u माइनस जी टी है। तो परपेंडिकुलर आपको पता लग गया u माइनस में जी टी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है यहाँ पर आप लोग, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने आप में कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू यू एक्स। तो स्लोप क्या आ गया आपके पास में, u माइनस में जी टी डिवाइडेड बाई यू एक्स। ये तीसरी चीज आप लोगों से ये पूछ सकता है कि स्लोप बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप लोगों ने इसके अंदर में दी है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर में स्पीड बताओ। तो स्पीड निकालने के लिए आपको पता है कि जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, और जो मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यू एक्स है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता ही है कि वेलोसिटी की कितनी है, यू माइनस में जी टी स्क्वायर है, और ये आपके पास में कितनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसको बेसिक वही है, चीज़ें वही हैं, उन्हीं को बार बार यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है यू नहीं लिखनी है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन हो गया टाइम के साथ में, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में वेरी कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन लग रहा है, और एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है, अर्थ का जितना, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा है, तो उसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी लेके मत बैठ जाना यहाँ पर कि भाई यू कोस थीटा ही हम रख देंगे, सॉरी यू साइन थीटा रख देंगे, गलत हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ अलग वेरिएशन हुआ है, कुछ टाइम बीत चुका है, तो टाइम बीत चुका है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हुई होगी।
u माइनस जी टी आप लोग लिखेंगे। ठीक ठीक, यहाँ पर आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना x, तो u x का स्क्वायर आ गया प्लस में u माइनस में जी टी का स्क्वायर। पूछेगा नहीं कोई, लेकिन अगर किसी के दिमाग में आ भी गया कि स्पीड बताओ उस पॉइंट के ऊपर में, उस वेलोसिटी के ऊपर में, तो आप निकाल सकते हैं ना इसे इजीली। ठीक, दूसरा क्या पूछ सकता है आप लोगों से, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे पूछेगा भाई, चलो देखते हैं इसको भी। याद है आपको एक मैंने क्वेश्चन करवाया था और उसमें मैंने पूछा था ऐसे मेरे पास में ऑब्जेक्ट गई थी ये ऐसे, और इस पॉइंट पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ मेरे को कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपने क्या किया था, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पता थे आपको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे, ये होती है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है इसकी डिस्टेंस। ये जो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक का कवर किया था, ये इसकी क्या थी, डिस्टेंस थी। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप लोग जानते थे। ये मेरे पास में 0 0 से शुरुआत करी, तो इसका आया था x माइनस जीरो यानी कि स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 यानी कि वाई स्क्वायर, और इस पूरे का आप लोग क्या निकाल रहे थे, रूट। तो ये आगे थे आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं, मैंने सिंपल रूल यूज़ किया है, जो आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, कि x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट हो तो वो, और ये मेरे पास में स्क्वायर। ये आपको ए बी की लेंथ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मैंने ए और बी के बीच की लेंथ निकाली है, क्योंकि हमें जानकारी है कि ए बी जो है वो यहाँ पर क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक, अब डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई आपके पास में, जो भी वेलोसिटी होती है उसको आप इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी जो है उसका मॉडुलस याद है आप लोगों को या भूल गए? बार बार मैंने कहा था ना कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो वेलोसिटी है उसके मॉडुलस को इंटीग्रेट करना है। बार बार इस पे एम्फेसिस मैंने डाला था, तो समझ गए होंगे। तो वेलोसिटी बताओ मेरे को, अभी आप लोगों ने क्या निकाली है, इसको किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो मेरे पास में टाइम है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वेलोसिटी निकालने का अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, वेलोसिटी कितनी आई थी ये रही जो स्पीड आई थी आपकी, यू एक्स का स्क्वायर प्लस में यू माइनस में जी टी का स्क्वायर रूट, फिर उसको इंटीग्रेट। देखो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर में, ये जो चीज़ है ये है कॉम्प्लेक्स, लेकिन हालांकि पूछेगा नहीं कोई आपसे इसके बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में एटलीस्ट, लेकिन अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा सनका और ले लिया आप लोग को लिए क्वेश्चन, तब क्या करोगे, पता तो होना चाहिए ना अप्रोच। जो चीज़ें पहले पढ़ी है ना उन्हीं का यूज़ करना है अपने को, कुछ नई इसके अंदर में नहीं डालना है। और अब तो आप लोग इतने फेमिलियर हो चुके होंगे चीज़ों के साथ में, अब तो हमारी ट्यूनिंग भी मैच हो चुकी है कि कैसे हमें चीज़ों को एनालिसिस करना है, कैसे अपने क्वेश्चंस को आगे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर ये कहानी जो मैंने पढ़ाई है ना, इससे हमारा 70% प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा 30%। अब उस 30% के अंदर में क्या है, उस 30% के अंदर में बहुत कुछ है भाई। तो बहुत कुछ है, तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ, दिमाग लगाना, नहीं सोल्व होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन लिखो आप लोगों को ना, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ, ए पार्टिकल इज, वाइट यूज कर लेते हैं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ 20 root 2 at an angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री पर मैंने उसको क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ, आपके किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, एन एंगल ऑफ 82 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर में। क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को, कोई नई चीज़ नहीं डाली है इसके अंदर में। फिर कह रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपकी अप्रोच तो वही रहेगी इसके अंदर में जो आप लोग अभी तक पढ़ के आए हैं। अब किसी के दिमाग में आया हुआ, अरे सर इतना 70% आप लोगों ने पढ़ा दिया मेरे को, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी चीज़ें इसके अंदर में बता दी आपने, एक्सेलेरेशन इसके पैरेलल लेके आएगा, एक्सेलेरेशन के पैरेलल आएगी वेलोसिटी, ये बता दिया, वो बता दिया, लेकिन मैं तो इस क्वेश्चन को लगा ही नहीं पा रहा हूँ।
दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस का है, थोड़ी सी कॉमन सेंस है और थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल है इसके अंदर में। अभी करवा दें या बाद में करवाएं इसको, बताओ? करवा दें? नहीं, आप इसको अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा अपनी क्लास को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टेलीग्राम में मिल जाएंगी, और जो भाई अपना ऐप पर देख रहे हैं उनको अपने सेक्शन के अंदर में जहाँ पर पूरा कंटेंट अपलोडेड है वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो नंबर आप लोगों के पास में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।